नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम कराएंगे आपकी परफेक्ट पोर्टफोलियो प्लानिंग। ऐसे 10 फंड पर करेंगे चर्चा जो हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए, या ऐसी कैटेगरीज जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। तो कौन से फंड करेंगे माला माल, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है खास मेहमान, उनका परिचय करा दे। हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रुंगटा सिक्योरिटीज से, और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश से भी हम करने वाले हैं इस शो में खास चर्चा। हर्षवर्धन और प्रतिभा दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं मनी गुरु के आज के इस शो में। तो जब हम परफेक्ट पोर्टफोलियो प्लानिंग की बात करते हैं हर्षवर्धन, तो एक किसी पोर्टफोलियो में एक तो कितने फंड्स होने चाहिए और कौन कौन सी कैटेगरीज के फंड कम से कम हर किसी के पोर्टफोलियो में तो होने ही होने चाहिए? वेल स्वाति, अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें परिवार के रूप में, तो आपका जो सवाल था कि कितने मैक्सिमम फंड्स होने चाहिए, तो हम ये मानते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अगर 5 या 6 फंड होते हैं तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस है वो पूरा हो जाता है। उससे ज्यादा अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं तो आप और कुछ नहीं, सिर्फ डुप्लीकेशन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फंड्स के तौर पे करीबन 5 या 6 फंड्स सफिशिएंट है। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। एक ऑफकोर्स है कि आप इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करते हैं, फिर एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे हो सकें, और आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी थोड़ा लेते हैं जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पर्पज के लिए, और लास्ट में आपको डेट एक एसेट एज एन एसेट आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि कैटेगरी वाइज आपको अगर 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं और आपके पास अगर 5 या 6 फंड हैं उतने सफिशिएंट होते हैं। प्रतिभा, आपसे मैं समझूंगी कि एक पोर्टफोलियो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कैसे फंड्स या कौन सी कैटेगरी से बना होना चाहिए, और उसमें किन बातों का ख्याल रखते हुए किसी निवेशक को फंड का चुनाव करना चाहिए? पहले तो पोर्टफोलियो डिसाइड करते वक्त ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका इंडिविजुअल सिचुएशन क्या है। क्या आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी होने का चांसेस है, ओल्ड या सिक पीपल है आपके घर में, तो आपको ना सिर्फ कंटिजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी फंड्स भी रखना चाहिए। और ये जो फंड्स रखते हैं ये ऐसी सिचुएशंस के लिए कि हमारे पास लिक्विड हो और जब चाहिए हमें एट द क्लिक ऑफ अ बटन पैसा मिल जाए। वहां पे आपको रिटर्न्स नहीं देखना चाहिए। रिटर्न्स भले ही कम मिले, आपको ये देखना चाहिए कि क्या सेफ्टी है उसमें, कि कैपिटल लॉस होने का चांसेस ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 होना चाहिए, और कितना लिक्विडिटी है। और ऐसे भी कुछ गोल्स होते हैं ना जो 3 या 4 साल या 4 या 5 साल में होता है, कि सारे गोल्स लॉन्ग टर्म नहीं होते। वैसे में अगर आपको वॉलेटिलिटी कम चाहिए क्योंकि पता नहीं 4 साल बाद कैसा होगा मार्केट, तो आप हाइब्रिड जैसे कैटेगरी में आप सोच सकते हो कि कहाँ पे फंड्स कहाँ पे पार्क करें ये 3-4 इयर्स के गोल के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको जरूर देखना चाहिए कि आप बहुत एग्रेसिव ना बने, बिकॉज एग्रेसिव बनने की खोज में ऐसा आपने बहुत सारा स्मॉल कैप ले लिया, मिड कैप ले लिया, अगर मार्केट बाय चांस नेगेटिव हो और वॉलेटाइल हो जाए तो आप अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही भूल के चले जाओगे कि इतना लॉस आप नहीं ले पाओगे। तो आपको थोड़ा बैलेंस रहना है कि कितना भी आप एग्रेसिव हो, 55-60% लार्ज कैप होना बहुत जरूरी है। तो पोर्टफोलियो का जो स्वरूप है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, वो कैसा भी हमने समझा। कौन से फंड्स शामिल कर सकते हैं इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करते हैं। चंडीगढ़ से शुभम सिंह इस वक्त हमारे साथ है। शुभम, आपका स्वागत करते हैं मनी गुरु में। आप अपने पोर्टफोलियो प्लानिंग इनफैक्ट कर चुके हैं, और जितना हमें जानकारी है आपके सवाल से 15,000 की SIP आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आप 25 साल के हैं, तो पहले मुझे बताइए आप कब से ये इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर चुके हैं? मैम गुड इवनिंग। हेलो। यस, नमस्ते, बताइए। मैम मैं अभी 1 साल हुए हैं इन्वेस्टमेंट किए हुए, तो मैम मुझे यही जानना था कि मुझे आफ्टर 25 ईयर्स मुझे लगभग 5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है। तो क्या ये 15,000 की SIP, जिसमें से 3 मैंने इंडेक्स फंड में कर रखी है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड मिड कैप 150, तो क्या इससे मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? साथ में मैंने मैम एक्सेस स्मॉल कैप एक्टिव फंड भी रखा है। ओके, तो शुभम एक बात बताइए, आपने 24 साल से निवेश की शुरुआत की, 25 साल में आप लगभग 4 करोड़ या 5 करोड़ में 4 करोड़ वैसे लिखा था, 5 करोड़ आप कह रहे हैं, आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए। कोई खास मकसद 50 साल में ऐसा कौन सा आप लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं?
मेरे इसमें 2-3 गोल जो हैं, एक तो बच्चे की एजुकेशन के लिए और डॉटर की शादी के लिए, और आफ्टर रिटायरमेंट में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता हूँ, तो सेल्फ के लिए। तो ये 3 गोल हैं तो मेरे आप में। ये सारे गोल्स तो ये सारे गोल्स के लिए आपने एक होराइजन रखा है कि 25 साल में आपको 5 करोड़ रुपए अगर मिल जाएं तो आप ये सारे जो अपने गोल्स हैं उनको कवर कर पाएंगे। चलिए मैं अब अपने आज के एक्सपर्ट से, जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझती हूँ कि आपकी गोल प्लानिंग कैसी चल रही है। इनफैक्ट हर्षवर्धन, मैं आपसे जानूंगी, शुरुआत तो उन्होंने बहुत सही टाइम पे कर ली। 24 ईयर्स से जब 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 ये 24 साल के थे तब से इन्होंने शुरुआत की, 1 साल हो चुका है। अब इन्हें जब ये 50 साल के हो जाएंगे 4 करोड़ रुपए चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए जैसा वो बता रहे हैं, और एसआईपी ऑलरेडी इनकी चालू है। क्या लग रहा है आपको इनके एसआईपी देखकर? ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे या कुछ बदलाव जो आप सजेस्ट करेंगे? सो वेल, इनफैक्ट स्वाति, अगर हम बात करेंगे कि इनके जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, इन्होंने 3 इंडेक्स फंड्स ले रखे हैं, जिसमें निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप फंड। तो टॉप 250 कंपनीज इस देश की जो है वो सारी इनके पोर्टफोलियो में है। सो और इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। इनफैक्ट मैं कहूंगा, क्योंकि ये सर्विस में है, ये हो सकता है कि इतनी एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक ना कर सके, मॉनिटर ना कर सके। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जिस तरह से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। तो कोई भी बदलाव करने के लिए मैं इन्हें नहीं कहूंगा कि इनके पोर्टफोलियो में बदलाव करना है। एक पॉइंट जो इन्होंने लिख के भेजा था वो भी बहुत एक सराहनीय करने वाली बात है कि ये हर साल का अपना इन्वेस्टमेंट 3% से बढ़ाने वाले हैं। सो अगर हम ये सब कंपाउंडिंग इफेक्ट ओवर 25 ईयर्स देखेंगे, तो जो ये टारगेट लेके चल रहे हैं 4 करोड़ का है मान लीजिए, तो अगर हम 14% से अगर बात करते हैं तो इन्हें 4 करोड़ 25 साल में इकट्ठा हो जाएगा। और अगर इस पे अगर ये 3% हर साल का इंक्रीमेंट देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये 5 करोड़ भी इकट्ठा कर पाएंगे। सो आई थिंक बहुत अच्छा काम किया इन्होंने इतनी यंग एज में, 24-25 साल की उम्र में अगर ऐसी प्लानिंग करते हैं, इस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो ये बेहिचक कंटिन्यू करते रहें। और कोई भी इन्हें, क्योंकि पैसे फंड एक पोर्टफोलियो है, इन्हें चेंजेस भी बहुत ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुभम, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, बहुत अच्छी प्लानिंग की है, और कंटिन्यू करते रहे एज इट इज। ओके शुभम, आपके पोर्टफोलियो प्लानिंग जो अब तक की है वो बहुत बेहतरीन बता रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। उसको आगे जारी रखिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, निवेश रोकिएगा मत, और जितना हो सके अपने एसआईपी को स्टेप अप करते रहिए, मतलब निवेश बढ़ाते रहिए। बहुत शुभकामनाएं। अगले कॉलर से बात करते हैं। रेवंत कुमार इस वक्त हमारे साथ है। रेवंत जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। आप 5 फंड में ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं, जो आपने हमें जानकारी दी थी। बताएंगे आपके इस निवेश की शुरुआत कब से हुई थी? गुड इवनिंग एवरीवन। 2019 से मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड्स में। सो इट्स बीन 2 इयर्स। ओके, तो आप जब 27 साल के थे तब से आपने निवेश की शुरुआत की। अगेन एक और व्यूअर जिन्होंने 20s में अपने निवेश की नींव रखी। अब बताइए आप क्या चाहते हैं अपने इस इन्वेस्टमेंट से, जो आप 12,500 की एसआईपी अभी कर रहे हैं। क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या टारगेट्स आपने अपने लिए सेट किए हैं? ऐसे स्पेसिफिक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, आई मीन 10 इयर्स डाउन द लाइन अगर मुझे एक घर लेना है तो उसके डाउन पेमेंट के लिए एंड ऑल दैट। प्लस मेरा एक और स्पेसिफिक सवाल है कि क्योंकि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन एनपीएस टायर 1। सो रिटायरमेंट के लिए क्या मुझे अलग से कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या फिर एनपीएस टायर 1 विल सर्व द पर्पस? ओके, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भेजा। अभी तो हमने हाल ही में एनपीएस पे एक शो भी किया था, जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एनपीएस में आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या उसके अलावा भी आपको निवेश की जरूरत है? प्रतिभा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हमारे दर्शक है रेवंत, ऑलरेडी निवेश की शुरुआत तो कर चुके हैं। एक अमाउंट भी उन्हें मानिए, उन्होंने बताया भी कि 10 साल के बाद जैसे घर खरीदने के लिए अमाउंट चाहिए। लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन से बताइए, अभी मौजूदा निवेश से कितनी रकम इकट्ठा कर पाएंगे? माने अगर इनके रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एनपीएस पर भी इन्होंने सवाल भेजा, आफ्टर 30 इयर्स, क्योंकि अभी 29 साल के 30 साल मान के चलते हैं, तो इनकी पोर्टफोलियो प्लानिंग में इनके रिटायरमेंट का जो एक गोल है वो कितना अचीवेबल आपको लगता है?
बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टार्ट किया है। अगर हम ये मान के चले कि 12,500 का जो उनका एसआईपी है वो जारी रहेगा 30 साल के लिए, तो 12% के रिटर्न के हिसाब से भी अगर हम पकड़े कंजर्वेटिवली, तो 4.5 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। और क्योंकि एनपीएस जो है इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, और सैलरी तो इंक्रीज होती ही रहती है। अगर 10% भी इंक्रीज करें, एसआईपी कर रहे हैं तो 10% से इंक्रीज करें, एनपीएस तो वैसे भी बढ़ जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ 4.5 करोड़ 8 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। आई थिंक अगर एनपीएस भी जारी रखे, एनपीएस तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऑटोमेटिकली जारी रहेगा, और उसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड का एसआईपी जैसे आपने 12.5 बोला, वो अगर रिटायरमेंट के लिए रखेंगे तो आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छी तरह से जाएगा। कि जैसे कि 8 करोड़ म्यूचुअल फंड से आएगा जो 12,500 का एसआईपी, और बाकी 3-4 करोड़ तो आपको एनपीएस से आना चाहिए। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है वो पता नहीं है, तो इसके वजह से। एंड अगर आपका खर्चा आज के तारीख में 50 to 60 के रेंज में है, 50 से 60 हजार आप खर्चा कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के लिए ये काफी होगा। ओके, तो रिटायरमेंट के लिए खर्चा आपके लिए फंड्स जो चूज किए हुए हैं कंटिन्यू, जो फंड्स चूज किए हुए हैं वो भी टॉप क्लास है, उसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन दैट। ओके, तो चलिए रेवंत, होपफुली आपके लिए यूजफुल ये सलाह रही होगी हमारे एक्सपर्ट प्रतिभा की। आप थोड़ा बहुत अपने एसआईपीज को स्टेप अप करते रहिए, और अपने आप निवेश की जर्नी में और भी गोल ऐड कर सकते हैं। अभी तो आप 20s में ही हैं, तो आपके लिए काफी गोल्स बहुत अचीवेबल हैं अभी, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। शुभकामनाएं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है हैदराबाद से, प्रकाश कुमार सिंह। प्रकाश जी, स्वागत करते हैं आपका हम मनी गुरु के हमारे शो में। बताइए क्या है आपका अपने निवेश का लक्ष्य? आपने अपना सवाल हमें भेजा था। कुछ 14 फंड है आपके पास अभी अपने पोर्टफोलियो में, जरा बताएंगे कब से निवेश की शुरुआत की आपने? जी बिल्कुल, मैंने 2017 से स्टार्ट किया था 2 बैलेंस फंड के साथ, एचडीएफसी और डीएसपी ब्लैक रॉक का। उसके बाद 3-3 हजार के दोनों स्टार्ट किए थे। फिर 2020 से मैंने उसमें और एडिशनल इन्वेस्टमेंट चालू किया है इक्विटी में। तो फिलहाल मैं अभी 18,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरा टारगेट 15 ईयर्स में 1.5 करोड़ का है। तो मेरे जो फंड्स है उसमें बैलेंस भी है, इक्विटी भी है, डाइवर्सिफाइड भी है, और ईएलएसएस फंड भी इसी साल मैंने स्टार्ट किया है, जो कि टैक्स बेनिफिट के लिए मैंने स्टार्ट किया। तो जो फंड मेरे हैं वो क्या सूटेबल है, या उनमें कोई चेंजेस की जरूरत है मुझे, और मेरा टारगेट है वो क्या मैं अचीवेबल है, वो मैं जानना चाहता हूँ। प्रकाश, ये जो आप 15 साल में 1.5 करोड़ रुपए हासिल करना चाहते हैं, ये क्या आपके रिटायरमेंट प्लानिंग है? नो मैडम, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। ओके, तो कोई खास लक्ष्य? खास लक्ष्य इसकी मतलब तो चिल्ड्रन के लिए, एजुकेशन के लिए, और मेरे जो होम प्रॉपर्टी, होम परचेस के लिए प्लान कर रखा है। ओके, बच्चों की पढ़ाई और घर खरीदने के लिए रकम चाहिए। हर्ष, आप बताइए, 4 साल तो इन्हें 2017 5 साल हो गए इन्हें निवेश करते हुए। इन्होंने भी 20s में ही शुरुआत की थी निवेश की, तो शुरुआत तो बिल्कुल सही समय पे प्रकाश जी ने की है। अब रहा सवाल इनके फंड्स का। एक तो जो जितने फंड्स इनके पोर्टफोलियो में है और जितनी एसआईपी ये कर रहे हैं, 15 साल में 1 करोड़ के लिए काफी आपको लग रहे हैं, और क्या ये 1 करोड़ रुपए 15 साल के बाद भी काफी लग रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। स्वाति, आपने सही कहा कि जो जो कंसर्न्स आपने उठाए हैं बहुत वैलिड है। तो पहले हम अमाउंट पे आते हैं कि अगर ये 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 18,000 की एसआईपी कर रहे हैं 15 साल के लिए, और इन्हें 1 करोड़ इकट्ठा करना है, जो अभी कह रहे हैं कि 1 से 1.5 करोड़ आसपास चाहिए। तो अगर हम 14% एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं, सीएजीआर कैलकुलेट करते हैं, तो 1 करोड़ आसपास बनता है। तो अगर इन्हें 1.5 करोड़ चाहिए तो ऑब्वियसली इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। जो दूसरा कंसर्न आपने बताया था कि क्या 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए 15 साल बाद काफी होंगे, तो जो मकसद इन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई और शादी, ये सब का जो इनका एजेंडा है, ये एजेंडा के लिए अगर हम देखें तो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं अमाउंट्स। पढ़ाई आप बहुत एक्सपेंसिव भी कर सकते हैं, आप बेसिक प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं लगे। आप कहाँ पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड, कॉस्ट भी बहुत उस पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर हम इस नजरिए से देखें कि कितना आदमी एक इन्वेस्ट कर सकता है और उसके बेसिस पे कितना जाके बनेगा, तो अगर 1 से 1.5 करोड़ का अगर इनके पास कॉर्पस है, तो एक चीज तय है कि इनके बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से इनके पास पैसे रहेंगे। अब ये अगर इंडिया के बाहर भेजना चाहते हैं, किस तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अब तीसरा कंसर्न जो आपने बोला था वो उससे भी ज्यादा है, वो है कि अगर आप 18,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास 14 स्कीम्स है आपके पोर्टफोलियो में,
तो मुझे प्रकाश जी इनफैक्ट ऐसे लगता है कि आप इसे मैनेज कैसे करते हैं, इतनी सारी स्कीम्स तो शायद हम इस इंडस्ट्री में होके मैं अपने पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो आप 14 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई एक्चुअल फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ आप अपना काम बढ़ा रहे हैं। तो आपका पोर्टफोलियो अगर थोड़ा कंसाइज करना है, अगर बैलेंस करना है या रीशफल करना है, तो मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ। आपने बताया कि आप 4,000 रुपए 4 ईएलएसएस में कर रहे हैं, तो 1,000 रुपए इंटू 4 ईएलएसएस, इतनी जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक ईएलएसएस रखें, और क्योंकि आपने नाम शेयर नहीं किया तो मैं बता नहीं सकता कौन सा मेंटेन करना है आपको, कौन सा कंटिन्यू करना है, लेकिन एक आप कंटिन्यू करिए 4 में से। 4,000 के लिए एक ईएलएसएस सफिशिएंट है। आपका एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड आप कंटिन्यू करिए। अब जो 8 स्कीम आपके पास है जिसमें आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 3 स्कीम रखिए और इस तरह से इन्वेस्ट करिए। एसबीआई ब्लू चिप फंड जिसमें अभी 1,000 कर रहे हैं, उसको 3,000 कर दीजिए। कैनरा टोबैको फ्लेक्सी कैप में 3,000 करिए और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 2,000। तो आपके पास 3 स्कीम रहेगी 8 में से। जो बाकी स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो सारा रिडीम करिए, और इन्हीं स्कीम्स में जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसी में आप डिवाइड करके इन्वेस्ट कर लीजिए। तो आपका पोर्टफोलियो आगे जाते हुए कंसाइज हो जाएगा, आपको हर सेगमेंट में एक्सपोजर है, तो कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा, मेंटेन करना, ट्रैक करना आसान हो जाएगा आपके लिए। पोर्टफोलियो में कैसी कैटेगरी और कौन से फंड शामिल करें, आइए अब जानते हैं हर्षवर्धन रुंगटा से जो हमारे साथ हैं और प्रतिभा गिरीश से भी कर रहे हैं खास चर्चा। प्रतिभा, आपसे शुरुआत करूंगी। आपने शो की शुरुआत में बोला था कि एक पोर्टफोलियो में हर किस्म की कैटेगरी होनी चाहिए, इमरजेंसी से निपटने के लिए भी, लंबी अवधि के गोल्स के लिए भी और शॉर्ट टर्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी फंड होने चाहिए। अब आप बताइए कौन से फंड्स आप रेकमेंड करेंगी निवेशकों को जो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, इमरजेंसी में आप सबसे बेहतर रिटर्न की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सेफ्टी और लिक्विडिटी दोनों होना चाहिए। इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, ये आपके शॉर्ट टर्म कंटिंजेंसी, इमरजेंसी गोल्स के लिए ये बहुत बेहतर प्रोडक्ट है। और जो मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स है, उसके अलावा रिटायरमेंट में भी आप 100% इक्विटी में तो नहीं कर सकते ना, एक एसेट एलोकेशन होता है, शायद 20% आपको डेट करना है, और अगर आप डेट में डालोगे तो आपका रिटर्न्स आपको बहुत चुभेगा कि आपका पोर्टफोलियो को डाउन कर रहा है। तो हाइब्रिड फंड्स को उसमें शामिल किया जा सकता है। हाइब्रिड फंड में आई वुड रेकमेंड एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड। और जो कोर पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो है लॉन्ग टर्म के लिए, आप जैसे रिटायरमेंट या बच्चों का एजुकेशन, जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं 7 से 10 साल के ऊपर का, तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप। इसमें थोड़ा बहुत आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा। कैनरा टोबैको फ्लेक्सी कैप और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, दिस वुड बी माय टॉप 5 पिक्स। तो प्रतिभा गिरीश की पसंदीदा फंड्स मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं जल्दी से। जो आप देख पा रहे हैं, लंबी अवधि में अगर आपको निवेश करना है तो प्रतिभा का मानना है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा टोबैको फ्लेक्सी कैप फंड, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा एक बैलेंस अपने पोर्टफोलियो में लाने के लिए बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी भी अच्छी है। मीडियम टर्म के लिए आप एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं, और साथ ही इमरजेंसी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू डेट में निवेश करें। ये है प्रतिभा गिरीश के टॉप पिक्स जो उन्होंने किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी है। डेफिनेटली ये जो तमाम फंड्स हैं वो आपके अलग अलग जरूरतों के हिसाब से आपको चूज करने हैं कि आपका जो गोल है, आपकी जो अवधि क्या है। अब हर्षवर्धन, आप बताइए आपने कौन से ऐसे कैटेगरीज और फंड सिलेक्ट किए हैं जो आपको लगता है पोर्टफोलियो में शामिल होने ही चाहिए? स्वाति, देखिए, एक है ऑफ कोर्स लिक्विड फंड एंड जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड की जो कैटेगरी है वो बेसिकली कोई भी इमरजेंसीज को मीट करने के लिए है। तो उसमें टाटा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या यूटीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, मैं 2 नाम दे रहा हूँ, ये नहीं कि आपको दोनों में स्प्लिट करना है। जिसमें भी अगर आपका फोलियो है और जो भी आपको फंड हाउस पसंद है उसमें कोई भी इन्वेस्टर निवेश कर सकता है। लार्ज कैप कैटेगरी एक इक्विटी पोर्टफोलियो का कोर बनता है, उसमें आपको एक इंडेक्स फंड बता देता हूँ, एक एक्टिव और एक पैसिव है। तो एबीएसएल का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और मेरा एसेट लार्ज कैप। तो इंडेक्स फंड इज ऑफ कोर्स द निफ्टी 50 इक्वल वेट और मेरा विल बी एक्टिवली मैनेज्ड फंड। मिड कैप कैटेगरी में अगेन द सेम कॉम्बिनेशन, एक पैसिव और एक एक्टिव, उसमें निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड और एक्सिस मिड कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप एंड इंटरनेशनल फंड, ये दोनों आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ये और नहीं है, इधर और नहीं है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑटोमेटिकली रहता है।
या तो एंड इनफैक्ट आप एक कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड दे दें, ये एक इंटरनेशनल कैटेगरी का फंड आपके पोर्टफोलियो में आता है। लास्ट कैटेगरी जो बताऊंगा वो है हाइब्रिड, जो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। इसमें आपका डेट का जो एलोकेशन है और जो मार्केट टाइमिंग का कंसर्न है वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा। तो उसमें आईसीआईसीआई थ्रू बैलेंस एडवांटेज फंड एंड एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। प्योर डेट फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक मैंने इस 5 कैटेगरीज में प्योर डेट फंड को इंक्लूड नहीं किया एक्सेप्ट फॉर द लिक्विड फंड। ओके, तो एक क्विक रिकैप हर्षवर्धन के पसंदीदा फंड्स का बैलेंस एडवांटेज फंड से ही शुरुआत करते हैं। ये जस्ट लाइक प्रतिभा, उन्होंने भी कहा है कि बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी मार्केट वोलेटिलिटी से बचने के लिए आप शामिल कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड उनकी पसंद है। अब फिर एक फ्लेक्सी कैप और इंटरनेशनल फंड शामिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड थोड़ा सा एक इंटरनेशनल फ्लेवर और डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेहतर है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स हर्षवर्धन बता रहे हैं। लार्ज कैप कैटेगरी जो कि हर एक पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, एबीसीएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड हर्षवर्धन की पसंद है। और साथ ही इमरजेंसी फंड, अगेन जस्ट लाइक प्रतिभा, इमरजेंसी की सिचुएशन को पूरा करने के लिए हर्षवर्धन मान रहे हैं कि टाटा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड और अल्ट्रा यूटीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड आपके पोर्टफोलियो में बेहतर साबित हो सकते हैं। चलिए, तो फंड्स की बात रही, एक कॉलर से भी बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं कोलकाता से सौरभ राठी इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं अपने निवेश से जुड़ा हुआ? कुछ डिटेल्स आपने हमें भेजी थी, क्या है आपका लक्ष्य टाइम ये आपके गोल प्लानिंग का? मैं 31 इयर्स का हूँ, मेरा रिटायरमेंट 30 साल बाद है। और तकरीबन मुझे 10 करोड़ चाहिए। तो क्या इस फंड सफिशिएंट है या मुझे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है? ओके, तो आपने अभी 15,000 का आप कर रहे हैं एसआईपी, जो आपने हमें इंफॉर्मेशन भेजी थी, और 30 साल में 10 करोड़ रुपए। क्लियर कट बिल्कुल इनका सवाल है प्रतिभा, ज्यादा हमें शायद और ज्यादा पूछने की जरूरत ना पड़े, पर फिर भी कैसा लग रहा है इनके फंड्स और इनका गोल? और इन्होंने अच्छा खासा रकम रखा है, 10 करोड़ का लक्ष्य फॉर रिटायरमेंट, सफिशिएंट लग रहा है आपको? यस, ये बहुत स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि 2-5 करोड़ में हो जाएगा रिटायरमेंट, क्योंकि उनका रिटायरमेंट भी 30 साल बाद है। 10 करोड़ सीम्स लाइक अ गुड अमाउंट। जैसे मैंने बताया, अगर आप ये जो रिटायरमेंट फंड है वो इस पे निर्भर है कि आज की तारीख में आपका एक्सपेंसेस क्या है, इस पे नहीं कि आपका इनकम कितना है, आप कितना सेविंग करो। अगर आज की तारीख में आपका एक्सपेंसेस 50 और 60,000 के बीच में है तो 30 इयर्स में 10 करोड़ शुड बी गुड अमाउंट फॉर रिटायरमेंट। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो एसआईपी कर रहे हैं आप 15,000 का, ये अगर आप जारी रखेंगे 30 इयर्स के लिए, यू विल कीप मॉनिटरिंग द फंड्स ऑफ कोर्स, बट 30 इयर्स के लिए एसआईपी करते रहेंगे तो आप इकट्ठा करेंगे 5.6 करोड़। बिकॉज आपका कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी है, 5.6 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एसआईपी को बढ़ाते रहेंगे, जो सैलरी तो बढ़ता ही है, अगर आप 10% से बढ़ाएंगे तो ये बहुत मैजिकली चेंज हो जाएगा। 5.6 करोड़ कैन बिकम 12.5 करोड़ बिकॉज सच अ लॉन्ग टाइम है। तो आपको क्या बढ़ाना चाहिए? आपको ईयरली बढ़ाने से आपका मकसद पूरा हो जाएगा। 12.5 crores is good enough for your retirement. As far as your fund selection is concerned, it's very good. But what I would say कि आपका कैटेगरी जो है आपने बराबर के हिस्से में बांटा है। 33% आपका लार्ज कैप में जा रहा है, 33% मिड कैप में और 33% स्मॉल कैप में। ये बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो होगा। जितना भी अग्रेसिव हो, मेरे हिसाब से अगर आपको 55% मैक्सिमम 55% एटलीस्ट आपको लार्ज कैप में रखना चाहिए। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप 55% लार्ज कैप में रखें, 30% मिड कैप और 15% स्मॉल कैप। तो आगे जाके जो आप एसआईपी कर रहे हैं, मिड और स्मॉल कैप को कम करके फ्लेक्सी कैप फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, जैसे कि पीपीएफएस मैंने बताया था, और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप। ये दोनों फंड में जो आप कम कर रहे हो, मिड कैप स्मॉल कैप, उधर निवेश करें। आपने दूसरा भी एक क्वेश्चन पूछा था अपने इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस भी अगर आपके पास डिपेंडेंट्स है तो इंश्योरेंस को अभी बढ़ाना बहुत उचित होगा, क्योंकि आप यंग एज के हो और आपका प्रीमियम कम रहेगा। राइट। ओके सौरभ, होपफुली आपको अपने निवेश प्लानिंग के जो भी सवाल थे उनका जवाब मिला। ऑल द वेरी बेस्ट आपके लक्ष्यों के लिए, और धन्यवाद हर्षवर्धन, आपका भी करेंगे, और प्रतिभा आपका भी हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।